हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 में। डे 4 तक हमने 136 पॉइंट कवर कर रखे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग की क्वेरीज आ रही कि सर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर कर दीजिए। मैं ट्राई करता हूँ कि दो दो पार्ट में करके करें। ठीक है, और जीएस की भी रिगार्डिंग कुछ मैं देखता हूँ कि जीएस के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डे 5 137 पॉइंट से। ठीक है, प्राइम कोड देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइम कोड की। ठीक है, तो देखिए क्या है, फर्स्ट कोड होता है लो विस्कस बिटुमन का, जिसको हम अप्लाई करते हैं किस पे, जैसे मान लीजिए हम जीएसबी डब्ल्यूएमएम कर रखा है, उसके बाद हमें बिटुमिनस की कारपेटिंग करनी है। ठीक है, या बिटुमिनस की कोई लेयर बिछानी, तो बिटुमन और जो सॉइल है उसके बीच में पहली लेयर बिछाने से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बाइंडिंग लेयर देनी पड़ेगी जो क्या करे, दोनों को बाइंड करे अच्छे से। और उसके साथ साथ क्या करे, जो बिटुमन है, जैसे क्या होता है कि जीएसबी और डब्ल्यूएम जब हम बिछा रखते हैं तो उसमें क्या होता है, ढेर सारे कैपिलरी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऊपर फ्लेक्सिबल की कोई भी लेयर बिछाएंगे तो उसमें से बिटुमन क्या होगा, लीच आउट करके उस लेयर्स में जाएगा। ठीक है, तो ये सरफेस कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। राइट, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो जो कैपिलरी पोर्स है उसको प्लग करने के लिए क्या करते हैं, हम प्राइम कोट करते हैं। ठीक है, तो प्राइम कोट क्या होता है, एक लो विस्कस बिटुमन होता है जिसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब जिसपे पहली बार अभी कोई बिटुमन नहीं पड़ा है, उस पर अप्लाई करते हैं ताकि वॉइड्स कैन बी प्लग्ड। ठीक है, राइट। फिर अगली बात करते हैं टैग कोट की। देखिए, अब हमने जैसे ही बात किया कि प्राइम कोट पहली बार करते हैं। ठीक है, मतलब जो पहली कोटिंग करते हैं वो प्राइम कोट करते हैं। टैग कोट क्या होता है कि टैग कोट एक बाइंडिंग पर्पज की तरह ही सर्व करता है। इसका काम ये नहीं कि इसको कैपिलरी को प्लग करना है। ठीक है, ये क्या करते हैं, सपोज करिए कि हमने पहले से डीबीएम और बीसी कर रखा है। राइट, तो अब क्या कि हमें फिर से मान लीजिए नई बीसी करनी है। बीसी का मतलब बिटुमिनस कारपेटिंग करनी है। ठीक है, और डीबीएम का मतलब कि डेंस बिटुमिनस मैकेडम। ठीक है, तो मान लीजिए हमें बीसी हटा के फिर से नई बीसी करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टैग कोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक क्या नीचे एक एग्जिस्टिंग बिटुमिनस लेयर है, अब उसके ऊपर हम कौन सी कारपेटिंग करेंगे, टैग कोट कर देंगे, तो उसके ऊपर से फिर बिटुमिनस कारपेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसका पर्पस ही क्या है, बाइंडिंग करना। और किसके ऊपर करते हैं, एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस के ऊपर। ठीक है, फिर एक पॉइंट होता है कि सील कोट क्या होता है। ठीक है, देखिए सील कोट करते हैं वेदरिंग इफेक्ट से बचाने के लिए। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा फॉग पड़ता है या फिर ज़्यादा पानी बरसता है तो वहाँ पे हम सील कोट प्रोवाइड करते हैं। सील कोट क्या करता है, सरफेस को वाटर प्रूफ कर देता है और स्किड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक तरीके से ऑल वेदर रोड टाइप की बन जाती है वो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कर्व की। देखिए, कर्व तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है लो माउंटेबल, दूसरा होता है सेमी बैरियर और तीसरा होता है बैरियर टाइप। ठीक है, राइट। तो आपको तीनों याद रखने हैं, तीनों के स्पेसिफिकेशन, कि जो लो माउंटेबल होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, 10 सेंटीमीटर का, और कैसा होता है, क्वार्टर सर्किल जैसा होता है। ठीक है, इसको लो या माउंटेबल टाइप क्यों बोलते हैं, देखिए ये वहाँ पे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए जहाँ पे इंटेंडेड है कि ड्राइवर को अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वो इस पे से व्हील्स को अपने चढ़ा के जो शोल्डर एरिया है इस पे ले जा सकता है ना। ये वैसी जगह लगाते हैं जहाँ पे इंटेंडेड है कि ड्राइवर चढ़ा ले। ठीक, जरूरी नहीं कि वो चढ़ाए, लेकिन इंटेंडेड है कि वो चढ़ा सकता है रिक्वायर्ड हुई तो। सेमी बैरियर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आसानी से गाड़ियाँ नहीं चढ़ेंगी, लेकिन हाँ, हालांकि किसी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे गाड़ी को फुटपाथ से गुजारना पड़ रहा है या फिर कोई एम्बुलेंस सर्विस है, अचानक से उसको ले जाना पड़ रहा है और बिल्कुल ही रास्ता बंद है, तो अगर सेमी बैरियर टाइप कर्व्स है तो वो उस पे से उतर सकती है ना। तो इसकी हाइट होती है 15 सेंटीमीटर, और ये जो कर्व होता है, ये जो स्लोप है 1:1 का होता है लगभग। ठीक है, फिर जो अगला होता है बैरियर टाइप। अब इसका देखिए, इसका नाम ही है क्या, बैरियर टाइप। मतलब हम चाहते ही नहीं कि कोई सड़क से इस पे जाए, फुटपाथ पे। राइट, तभी तो क्या लिखा है, बैरियर टाइप, मतलब यहाँ से आपका व्हील नहीं चढ़ पाएगा इस पे। और ये कितने सेंटीमीटर का होता है, 20 सेंटीमीटर का। राइट, तो हमने तीनों पढ़ लिया। तीनों का मतलब क्या, देखिए जो लो माउंटेबल है वो है 10, जो सेमी माउंटेबल है वो कितना है, 15, और जो बिल्कुल बैरियर है वो कितना है, 20 का। ठीक है, तो आप तीनों याद रखिएगा, गेट में भी आ चुका है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पेमेंट विड्थ की। देखिए, इंटरमीडिएट कैरेज वे कितना होता है, 5.5 मीटर का होता है। ठीक है, ठीक, देखिए सेम सवाल इस तरीके से भी आता है कि अर्बन मिनिमम विड्थ ऑफ अर्बन रोड्स जो होती है वो कितनी दे सकते हैं, तो 5.5 मीटर ही देंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट कैरेज वे की ही विड्थ के बराबर देंगे। ठीक है, टू लेन विदाउट कर्व कितना दे सकते हैं, 7 मीटर, क्योंकि कर्व हमने, जैसे क्या है, ये सड़क है, ये हमने कर्व नहीं लगाया है यहाँ पे, तो हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है ना, तो हम 7 मीटर से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर हमने कर्व दे रखा है तो हमने क्या किया है कि एंड पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, तो हमें एक्स्ट्रा विड्थ देनी पड़ेगी। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम एजेस पे उसको सेफ रख सकें। राइट, तो इसलिए 7.5 मीटर। ठीक, फिर अगली पॉइंट है
कि फॉर्मेशन लॉस और वेल लॉस को हम कैसे वो करते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है इसका। जो फॉर्मेशन लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के, क्यू स्क्वायर के, क्यू क्यूब के, क्यू की पावर 4 के, ऐसे आता है। तो आपको याद रखना है कि जो फॉर्मेशन लॉस है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और वेयर एज वेल लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, आपको सीधा सीधा यही याद रखना है। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि स्कैम्पटन प्रो प्रेशर कोफिशिएंट जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए हमें पता है कि बी होता है और ए होता है, ठीक है। तो बी क्या होता है, जब बी को हम कैलकुलेट करते हैं जो कन्फाइनिंग स्टेज होता है उस स्टेज में कैलकुलेट करते हैं। तो बी क्या होता है, डेल्टा यू सी, मतलब यहाँ पे क्या है, कन्फाइनिंग स्टेज में जो पोर प्रेशर में चेंज हो रहा है और कन्फाइनिंग स्टेज में जो कन्फाइनिंग प्रेशर में डिफरेंस हो रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, बी। बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से लेके 1 तक। 0 कब होगी, जब बिल्कुल ड्राई होगा, और 1 कब होगी, जब बिल्कुल सैचुरेटेड होगा। तो बी किसका फंक्शन हो गया, सैचुरेशन का फंक्शन हो गया, राइट। और बी का एक फार्मूला भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बी इज इक्वल टू 1/1 प्लस एन सी वी अपॉन सी सी। सी वी इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन एंड सी सी और कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एन सी बी बाई सी सी, 1/1 प्लस एन सी बी बाई सी सी। ठीक है, फिर ए की बात करें तो देखिए डायरेक्टली ए के लिए तो कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, लेकिन ए बार उसने बता रखा है कि ए बार क्या होता है, इज इक्वल टू ए बी होता है। और ए बार इज इक्वल टू क्या करते हैं, डेल्टा पोर प्रेशर इन डेविएटर स्टेज और डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। ठीक है, तो ये आप याद रखते हैं, आपको फॉर्मूला एग्जाम में याद रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो ए होता है वो किसका फंक्शन होता है। तो देखिए ए जो फंक्शन होता है वो स्ट्रेन का होता है, एनिसोट्रॉपी का होता है, डिस्टर्बेंस और ओसीआर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए लेस देन 1 होती है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए नेगेटिव होती है, ये याद रखें। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए या हैविली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। और वेरी लूज सॉइल है तो हाई की तरफ होती है। ठीक है, राइट। तो आई थिंक ये आपको पॉइंट याद रहेगा। फिर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड किस किस मेथड से निकालते हैं। डेंसिटी बॉटल मेथड आप याद रखिएगा कि डेंसिटी बॉटल मेथड 50 ml का ही होता है, इसमें केरोसिन यूज़ करते हैं, और कोहेजन और कोहेजनलेस सॉइल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा, डेंसिटी बॉटल मेथड। ठीक है, पिक्नोमीटर तो सबको याद रहता है, आप डेंसिटी बॉटल याद रखिएगा कि डेंसिटी बॉटल मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक। तो फिर अगला है पिक्नोमीटर। ठीक है, तो पिक्नोमीटर आपको पता है कि ओनली फॉर कोहेजनलेस सॉइल के लिए इसका फॉर्मूला भी इजी होता है, W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस 1 प्लस W4 माइनस W3। किसी किसी में यहाँ पे माइनस रहेगा तो W3 माइनस W4 हो जाएगा, राइट। फिर अगला है गैस जार मेथड। ठीक है, फिर अगला क्या होता है, गैस जार मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड, इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो कॉलम का जो फार्मूला होता है जिसमें हम उसके डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं उसकी, तो 1984 में भी उसके लिए डिफाइन कर रखा है। तो उसको कौन सा फार्मूला बोलते हैं, मर्केंट रैंकाइन फार्मूला बोलते हैं। लेकिन अब हम 2007 वाला फार्मूला रिकमेंड करते हैं, यूज़ करते हैं, जो IS कोड रिकमेंड करता है, वो उसको क्या बोलते हैं, पेरी रॉबर्टसन फार्मूला, राइट। तो उसको आप याद रखेंगे। डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फार्मूला आपको पता ही है, FCD इजकल टू FY बाई 1.1 अपॉन 5 प्लस 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट में, राइट। और 5 की वैल्यू फिर कैसे निकालते हैं, 0.5 1 प्लस लैम्डा अल्फा इंटू लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, राइट। और फिर लैम्डा इजकल टू क्या होता है, अंडर रूट FY बाई FCC। FCC क्या होता है, पाई स्क्वायर अपॉन KL बाई R का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको सबके वो एब्रीविएशंस पता है क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। अल्फ़ा की वैल्यू 21 34 49 76 ये आपको याद ही होगी, पिछली बार भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कई बार क्या आता कि क्या चीज़ है ये देखिए, अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फोर्स को उस लाइन ऑफ एक्शन पे आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस एज पे अगर लाइन ऑफ एक्शन लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उसी लाइन पे थोड़ा आगे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने क्या शिफ्ट कर दिया, यहाँ कर दिया, इसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, राइट। फिर अगली बात करते हैं सैलिनिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो किस में है, म्यू मो पर सेंटीमीटर, ये यूनिट भी याद रखिए, और मतलब इंपॉर्टेंट है, ये पूछी आती है। तो आपको पता ही है कि लो सैलिनिटी के लिए 250, मीडियम से 250 750, हाई के लिए 750 से 2250, और वेरी हाई के लिए ग्रेटर देन 2250, राइट। तो ये देखिए ये सब कुछ क्या है, इंटू 3 है, इंटू 3 है, मतलब 250, फिर 750, फिर 2250 एंड ग्रेटर देन 2050। ठीक है, तो ये तो वैल्यू इजी है, याद रख सकते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, जो अगला पॉइंट हमारा है कि जो लिमिट स्टेट है उसमें दो क्राइटेरिया हैं, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इस ईयर भी आने के बहुत चांसेस हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, और ये इंटरव्यू में पूछा था कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ से आप मतलब समझते क्या है। तो स्ट्रेंथ एज गवर्न बाई बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ से मतलब क्या है, हम फ्रैक्चर की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग की बात करते हैं, फटीग फ्रैक्चर की बात करते हैं, ठीक है, ब्रिटल फ्रैक्चर की बात करते हैं। ये सब क्या है, ये सब लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ है। फिर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी की अगर बात करें तो लास्ट ईयर यही सेम क्वेश्चन आया था, और ऑप्शन में दे रखा था डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, रिपेयरेबल फटीग क्रैक्स या रिपेयरेबल डैमेज ड्यू टू फटीग, ऐसे लिखा हुआ था। फिर फायर रेजिस्टेंस लिखा हुआ था। तो आई थिंक आपको सर्विसेबिलिटी के सारे प्रोविज़न याद होने चाहिए कि डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, रिपेयरेबल फटीग क्रैक्स, करोजन, फायर रेजिस्टेंस, और जो सर्विसेबिलिटी में जो फैक्टर, वो जो फैक्टर लेते हैं, जैसे 1.2 ले रहे हैं, 1.1 ले रहे हैं, कहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो कई बार लोड कॉम्बिनेशन में आपसे पूछता है डायरेक्टली, तो आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वर्टिकल स्टिफनर लगाते हैं उसकी स्पेसिंग क्या होती है, ठीक है। तो मिनिमम स्पेसिंग क्या हो सकती है वर्टिकल स्टिफनर की, 0.33D, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी स्टिफनर भी बोलते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम स्पेसिंग क्या हो सकती है, 1.5D। देखिए इस बार ये लेक्चरर के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था सीधा सीधा क्वेश्चन, तो इंटरव्यू में भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि मिनिमम अनसपोर्टेड लेंथ क्या होती है, 180 TW हो सकती है। TW क्या है, थिकनेस ऑफ वेब, और मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ कितनी हो सकती है, 270 TW, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला फ्लैंज स्प्लाइस की। देखिए स्प्लाइस जहाँ भी यूज़ होता है शब्द, स्प्लाइस का मतलब ये है कि दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, और उसको जोड़ने के लिए जो पट्टी लगाई जा रही है उसी को क्या बोलते हैं, स्प्लाइस बोलते हैं, ठीक है। और उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग क्या हमेशा क्या करने के लिए किया जाता है, लेंथ ऑफ इंक्रीज करने के लिए, जो भी चीज़ को स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ को कर रहे हैं, फ्लैंज स्प्लाइस। तो यहाँ पे किसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, फ्लैंज की, लेंथ ऑफ फ्लैंज प्लेट, राइट। और इसको किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन फॉर एक्सियल फोर्स ओनली। ये ध्यान रहे कि फ्लैंज स्प्लाइस डिज़ाइंड फॉर ओनली एक्सियल फोर्स, यही एग्जाम में सीधा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि एज पर IS 800 1984 जो है वो क्या है, मिनिमम थिकनेस ऑफ जो स्टील सेक्शन होता है वो डिफाइंड थी, ठीक है। जैसे क्या है कि अगर पेंटेड सरफेस है तो 6 mm, नहीं पेंट किया हुआ है तो 8 mm, ठीक है। लेकिन जो हमारा IS 800 2007 है उसने कोई ऐसा थिकनेस डिफाइन नहीं करी है स्टील के लिए, ठीक है। नो सच थिकनेस इज डिफाइंड बाई IS 800 2007, ठीक है। फिर अगली चीज़ आती है कि स्मिथ टेस्ट और ब्रैड टेस्ट क्या होता है। देखिए ये दोनों स्टोन के टेस्ट होते हैं। स्मिथ टेस्ट किसका टेस्ट है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है स्टोन का, ठीक है। फिर क्या है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आपको पता होगा, एक और होता है जिसे हम क्रिस्टलाइन टेस्ट बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, उसमें Na2SO4 का सोल्यूशन डालते हैं, और जो भी मटेरियल वेदर आउट होता है उसका वेट लेते हैं, ठीक है। और फिर एक टेस्ट होता है ब्रैड टेस्ट। ब्रैड टेस्ट किस चीज़ का है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन का, ठीक है। तो आप तीनों टेस्ट याद रखिएगा। स्मिथ टेस्ट भी एग्जाम में आ जाता है, ड्यूरेबिलिटी है, ब्रैड टेस्ट भी आता है, और क्रिस्टलाइन टेस्ट भी मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर आप कई बार पूछ जाते हैं कि ये स्टोन पे आप लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट करेंगे कि डेविल एटरेशन टेस्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्रीगेट की बात की जा रही है तो वहाँ पे लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट होगा, और अगर स्टोन की बात की जा रही है तो वहाँ पे डेविल्स एटरेशन टेस्ट होगा, राइट। फिर अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की बात करते हैं तो देखिए सिंपल फार्मूला है, K0 इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, σ3/σ1 होती है। तो अगर आपसे म्यू की वैल्यू पूछे तो σ3 अपॉन σ1 प्लस σ3, तो आप इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि σ3 अपॉन σ1/σ3 होता है, ठीक है। म्यू निकाल सकते हैं। फिर रैंकाइन डेप्थ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी यही में आया था, ठीक है। DF इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो रैंकाइन ने बियरिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला दे रखा है वो क्या दे रखा है, Q इज इक्वल टू गामा DF 10 के पावर 4 दे रखा है, 45 + 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/गामा 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अगला पॉइंट पे चलते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। देखिए जो अगली चीज़ आती है कि टाइप्स ऑफ रूफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार
लेक्चर के इंटरव्यू में भी लोगों से पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ रूफ बता दीजिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने कुछ कुछ रूफ को इंक्लूड किया हुआ है, आप उनको देख लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि टाइप ऑफ रूफ कौन कौन से होते हैं, और एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको हैंडल कर पाएंगे। देखिए एक तो घर होता है, जैसे सिंपली ऐसे हमने बस घर बना दिया, एक दीवार ऊंची है एक दीवार छोटी है और उस पर एक शेड डाल दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, शेड बोलेंगे, ठीक है। फ्लैट छत आपको पता ही, जो हमारी आपकी घर होती है वो फ्लैट होती है। फिर ओपन गेबल, जो सिंपल दो स्लोप है, बस दो स्लोप है, मतलब एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में स्लोप है, और फिर यहाँ से वॉल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, ओपन गेबल बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हिप रूफ क्या होता है। देखिए तो जैसे ओपन गेबल था, जैसे इधर और मतलब सिर्फ अपोजिट साइड स्लोप था इसमें, लेकिन दो डायरेक्शन में स्लोप नहीं था, तो अगर चारों डायरेक्शन में स्लोप हो जाए, मतलब चारों डायरेक्शन में ही स्लोप बन गई, तो क्या कहलाएगा, वो हिप रूफ कहलाएगा, ठीक है। हिप रूफ का जो मॉडिफाइड वर्जन है, जैसे मान लीजिए कि एक स्लोप तो ये हो ही रहा है चारों डायरेक्शन में, जैसे क्या है कि मान लीजिए एक स्लोप तो हमने ये बना दिया जो हम चारों डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको फिनिश नहीं किया। जैसे मान लीजिए हमने इसको फिनिश नहीं किया, हमने क्या किया, इसके ऊपर भी एक स्लोप दिया है, और वो भी किस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, मतलब चारों डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे ये, तो उसको क्या बोलेंगे, मैंसर्ड रूफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैंसर्ड रूफ बोलेंगे, ठीक है। आप गूगल पे देख सकते हैं, इमेज मुझसे ज़्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है। फिर क्या है कि जैसे ये एम शेप्ड है, एम शेप्ड का मतलब ये है कि एम सेक्शन में कैसा दिखेगा, एम शेप्ड दिखेगा। एक होता है सॉल्ट बॉक्स, ठीक है, सॉल्ट बॉक्स भी एग्जाम में कई बार आता है। देखिए जो दोनों साइड के स्लोप, जैसे हमारा शेड था ना, हमने ये सिंपल जो ओपन गेबल पढ़ा था, जो ये ओपन गेबल पढ़ा था कि ये ओपन गेबल है, तो ओपन गेबल के देखिए स्लोप दोनों साइड के यूनिफॉर्म होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन अगर इसी स्लोप में अगर थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया जाए कि पहला स्लोप जो हो वो छोटा हो, दूसरा स्लोप थोड़ा लंबा हो, और ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम स्लोप हो, ठीक है। तो इसमें फ़र्क क्या होगा कि जो बैक वॉल होगी वो ज़्यादा ऊंची होगी और जो फ्रंट वॉल होगी थोड़ी ज़्यादा नीचे होगी, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट बॉक्स बोलेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप स्किलियन एंड लीन टू कर सकते हैं। देखिए दो शेड, जैसे ये एक शेड है ना, और मैंने इसके पीछे एक दूसरा छोटा शेड लगा रखा, तो इसको, इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे स्किलियन एंड लीन टू, ठीक है। बटरफ्लाई आपको दिख ही रहा है कि दो शेड ऐसे हैं, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं कि दोनों का स्लोप सेम हो, ठीक है। तो बटरफ्लाई भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा है कि जो एक्सपेंडेड फिल्टर बेड होता है, जब हम बैक वॉशिंग करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर में, ठीक है, तो उसकी पोरोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VBW/VS। VBW क्या है, बैक वॉश वेलोसिटी, और ये सेटलिंग वेलोसिटी की पावर कितनी है, 0.22 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, जो एक्सपेंडेड डेप्थ है और एक्सपेंडेड पोरोसिटी, और वो सेम प्रपोर्शनल होगी किसके, नॉर्मल डेप्थ और नॉर्मल पोरोसिटी के, ठीक है। हेड लॉस आप निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला होता है D/1-1 G-1, ठीक है। फिर अगली चीज़ आती है कि रेन की बात करें, रेन के कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए लाइट रेन अगर है तो 2.5 mm/h से कम होगी उसकी इंटेंसिटी, मॉडरेट रेन है तो 2.5 से 7.5 होगी, और हैवी रेन है तो 7.5 mm/h से ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर बात करें रेन की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 0.5 mm से 6 mm ही होती है, ठीक है। ड्रिजल 0.5 mm से कम होता है, और ड्रिजल की इंटेंसिटी कितनी होती है, 1 mm/h से कम होती है, ठीक है। तभी तो हम उसको ड्रिजल को हिंदी में झीसी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हेल्स का साइज क्या होता है, 8 mm से बड़ा होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ हाईवे मटेरियल क्या हो सकता है। देखिए हाईवे में हमें दो ही चीज़ चाहिए, कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज ना हो, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, मिनिमम हो, और उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, ग्राउंड वाटर ऊपर आए चाहे लोड आए, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हाईवे मटेरियल की डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, चेंज इन वॉल्यूम शेल बी मिनिमम एंड स्टेबिलिटी अंडर एडवर्स कंडीशन शेल बी गुड, ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर अगली बात करें कि हाइट ऑफ ड्राइवर आई। देखिए हाइट ऑफ ड्राइवर आई जब हम रोड पे बात करते हैं तो रोड पे हाइट ऑफ ड्राइवर आई कितना होता है, 1.2 मीटर, लेकिन अगर पायलट की बात करें कि रनवे पे कितना ऊपर होता है तो 3 मीटर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रनवे पूछा जाए कि रनवे पे हाइट ऑफ ड्राइवर आई कितनी होती है तो 3 मीटर होती है, और रोड पे 1.2 मीटर होती है, ठीक है। फिर हम बात करें रेवेन्यू चेन, गुंटर चेन और इंजीनियर चेन की, ठीक है। तो देखिए सर्वे के क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और एग्जाम में तो डायरेक्टली आते हैं। रेवेन्यू चेन 33 फीट का होता है, गुंटर 66 फीट का होता है, इंजीनियर 100 फीट का होता है, ठीक है। गुंटर चेन को और क्या बोलते हैं, सर्वेयर चेन बोलते हैं।
रेवेन्यू चेन में 16 लिंक होते हैं, गुंटर्स चेन में 100 और इंजीनियर्स में 100। ठीक है, ये लिंक होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर 1 माइल को गुंटर्स चेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 माइल अगर मेज़र करना है तो एक गुंटर चेन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर एक एकड़ मेज़र करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गुंटर चेन का स्क्वायर करके उनसे कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और एक एकड़ कितना होता है, 43560 फीट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसको मीटर में चेंज करना है तो आप इसको रफली 3.3 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली बात करें कि एरर इन मीटर चेन कितना होता है। देखिए, जो 20 मीटर की चेन होती है उसमें ±5 mm का एरर हो सकता है। जो 30 मीटर की चेन होती है ±8 mm का हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एरर है, आपको याद रखना है। ठीक है, 20 मीटर की जो चेन होती है उसमें कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। यानी 1 मीटर में कितने लिंक हो गए, 5। ठीक है, तो 1 मीटर में अगर 5 हो गए तो 30 मीटर की चेन में कितने लिंक हो जाएंगे, 150। ठीक है, तो कई बार आपसे वो सीधे ये ना बोल सकता है कि ये चेन इतने सेंटीमीटर छोटी थी, वो आपसे ये बोल सकता है कि ये चेन इतने लिंक छोटी थी। तो आप लिंक से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मीटर में 5 लिंक है, तो यानी 20 सेंटीमीटर पे 1 लिंक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि ड्रायर्स को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर बोलते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पेंट की बात कर रहे हैं। ड्रायर किसको ड्राई करता है, व्हीकल को ड्राई करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज करता है, उसको जल्दी से सुखाता है। ठीक है, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल एग्जाम में आते रहते हैं, लिथार्ज है, लेड एसीटेट है, रेड लेड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है। तो ये देखिए 4 ही एग्जाम्पल है, आपको चारों याद रखना है। यही चारों मोस्टली एग्जाम में आते हैं कि लिथार्ज, लेड एसीटेट, रेड एसीटेट, रेड लेड और मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर हम बात करें एयरपोर्ट के प्रोविजंस की। देखिए, एयरपोर्ट के प्रोविज़न की हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है और लोग गलतियाँ बार बार कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप गलती किस चीज़ में कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों ने मैक्सिमम ग्रेडियंट पढ़ा है, इफेक्टिव ग्रेडियंट पढ़ा ही नहीं है, तो गलती हो रही है। देखिए, हमारे जो एयरपोर्ट की क्लासिफिकेशन है वो 5 क्लासिफिकेशन है, ABCDE। ठीक है, तो जब हम ट्रांसवर्स ग्रेडियंट अगर पूछें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम ट्रांसवर्स ग्रेडियंट कितना हो सकता है AB क्लास के लिए, तो 1.5 आपको बताना है। ठीक है, कि 1.5 होगा, और मिनिमम तो 0.5 भी हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ट्रांसवर्स ग्रेडियंट कितना हो सकता है AB के लिए, 1.5 हो सकता है। और मैक्सिमम ग्रेडियंट ट्रांसवर्स ग्रेडियंट फॉर CD कितना हो सकता है, 2% हो सकता है। लेकिन अगर वहीं इफेक्टिव ग्रेडियंट की बात करें तो इफेक्टिव ग्रेडियंट 1% होता है ABC के लिए। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि इफेक्टिव ग्रेडियंट फॉर क्लास ABC कितना हो सकता है, 1%, और मैक्सिमम ट्रांसवर्स ग्रेडियंट कितना हो सकता है, 1.5%। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट कितना होता है वर्टिकल कर्व की अगर बात करें एयरपोर्ट में। ठीक है, तो ABC क्लास के लिए 0.1% पर 30 मीटर चेंज होता है। मतलब अगर उसने आपको दिया है कि रनवे की लेंथ इतनी है 3000 मीटर, ठीक है, तो कितना उसमें हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0.1% पर 30 मीटर, है ना। तो आप उस तरीके से देख सकते हैं कितना परसेंट आएगा, कितनी वैल्यू आएगी। और उस तरह से DE क्लास के लिए कितना हो जाएगा, 0.4%। ठीक है, तो आप आई थिंक इस पॉइंट को समझ गए हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर देखिए, एक शेप्ड सीवर का कई बार एक क्वेश्चन आता है। पहली बात तो एक क्वेश्चन आता है कि हाइट ऑफ सीवर कितनी है, तो ये तो बहुत आसान सवाल है कि जो नीचे वाला गोला है वो कितना है, D/2 डाया का है, और ऊपर वाला D डाया का है, तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, D + D/2 हो जाएगी। लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डाया ऑफ इक्विवेलेंट सर्कुलर सेक्शन की बराबर वो कितना होता है ना। तो आपको याद रखना है, जो एक सर्किल का डाया, जैसे मान लीजिए बड़े वाले का डाया D है, D' है, सॉरी, ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट सर्कुलर सेक्शन होगा उसका 0.84 टाइम ही क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा D'। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इक्विवेलेंट सर्कुलर सेक्शन का 0.84 टाइम ही रिक्वायर्ड होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जो नॉइज लेवल ऑफ साउंड वेव होता है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है, जैसे कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो लोग मिस करते हैं इसमें, तो आपको ध्यान ये रखना है, बस ऐसे याद रखना है कि नॉइज लेवल फिट है। नॉइज लेवल क्या है, किस पे डिपेंड करता है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन नॉइज लेवल कैसा है, फिट है। तो फिट से F से फ्रीक्वेंसी, I से इंटेंसिटी, T से टाइम पीरियड हो जाएगा, राइट। फिर अगली बात करें, प्री स्ट्रेसिंग से क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो प्री स्ट्रेसिंग से श्रीयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है, और क्या इंक्रीज करती है, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखने हैं।
फिर अगला पॉइंट है कि हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट कौन कौन सा हो सकता है। देखिए तो प्लेन ट्रस्ट जनरली हम यूज़ करते हैं, तो प्लेन ट्रस्ट तो आपको पता ही है कि मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन से हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला आ सकता है कि स्पेस ट्रस्ट को हम किससे एनालिसिस करते हैं, तो टेंशन कोफिशिएंट मेथड से हम एनालिसिस करते हैं। और किसने टेंशन कोफिशिएंट मेथड वो किया है, तो आरवी साउथवेल ने किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि स्पेस ट्रस्ट को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। फिर देखिए बात कर रहे हैं कि ये मोस्टली लोग स्किप करके जाते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की कंडीशन को कहते क्या है। हमें परसेंटेज तो बहुत इजी पता है, ठीक है, लेकिन हमसे अगर पूछ दिया जाए कि 60% अगर सैचुरेशन है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, तो आपको याद रखना है। देखिए ये सब इंक्रीजिंग अल्फ़ाबेट्स में है, ठीक है, ऐसे ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है, कि HDMW है ना, HDMW ऐसे आपको याद रखना है। HDMW क्या, 0 से 25 है तो ह्यूमिड हो जाएगा, 25 से 50 है तो डैम्प हो जाएगा, 50 से 75 मोइस्ट हो जाएगा, 75 से 100 क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो HDMW आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर क्या होता है। देखिए प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर तभी कह सकते हैं जब पहले कंक्रीट ही कंप्रेशन में फेल करे, है ना, और स्टील बाद में यील्ड करे, तो ये क्या होगा, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर हुआ। सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर क्या हो जाएगा कि पहले स्टील फेल कर जाए टेंशन में और उसके बाद कंक्रीट फेल करे कंप्रेशन में, तो ये कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट पता लग गया होगा। फिर अगली चीज़ आती है कि एल्यूमिनियम के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू स्टील, ठीक है। तो लेस डक्टिलिटी, ईक वैल्यू कम होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी और कोई डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं होगा। तो एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू स्टील हम कैसे करेंगे डिफाइन, लेस डक्टिलिटी, लेस ई, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, नो डेफिनेट यील्ड पॉइंट, राइट। फिर देखिए एक अगला क्वेश्चन आता है जिसमें लोग मिस कर जाते हैं, गलती कर रहे हैं, कि ग्लेज और स्लीट में फ़र्क क्या है ना। तो ग्लेज देखिए मैं बता रहा हूँ आपको याद कैसे करना है। ग्लेज में क्या होता है, जी होता है, जी, ठीक है, तो जी फॉर ग्राउंड होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब रेन वाटर ग्राउंड से टच करेगा जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर के आसपास होगा, तो क्या बन जाएगा, ग्लेज बन जाएगा, है ना, मतलब वाटर फ्रीज कर जाएगा। और अगर रेन वाटर ग्राउंड, अब तो जी से तो ग्राउंड हो गया, स्लीट की हम बात करें तो देखिए अब तो एक तो ग्राउंड से टच हो गया, तो एक किससे टच हो जाएगा, एयर से मान लीजिए। तो जब रेन वाटर सब फ्रीजिंग टेम्परेचर के थ्रू फॉल करेगा, मतलब एयर का जो टेम्परेचर वो कैसा हो, सब फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, तो क्या बन जाएगा, स्लीट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ग्लेजिंग पूछ रहा है, ग्लेज पूछ रहा है, तो ग्लेज मतलब ग्राउंड हो गया, तो यानी ग्राउंड से टच होने पे वो ग्लेज बना है। और स्लीट पूछ रहा है तो मतलब ग्राउंड से टच नहीं हुआ है, तो कहाँ टच हुआ होगा, हवा में ही कांटेक्ट हुआ होगा, तो हवा में ही वो आइस बन गया होगा, ठीक है। फिर बात करें कि साइक्लोन एंटी साइक्लोन, तो देखिए साइक्लोन आता ही कब है, जब लो प्रेशर जोन बने, और एंटी साइक्लोन कब आता है, जब हाई प्रेशर जोन बने। तो हमसे पूछा जाता है कि नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन मूव कैसे करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए इसका बहुत ईजी तरीका है, आपने क्या करना है, आपने बनाना है ऐसे 8, है ना, आपको मतलब 2 सर्कल बनाने हैं, सपोज करिए देखिए ऐसे बनाना है, आपको बनाना है 2 सर्कल ऐसे, ठीक है, और इसको बीच से कट कर देना है। ये हो गया साइक्लोनिक कंडीशन, ये हो गया एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न, ये हो गया साउदर्न। अब देखिए क्या करना है कि दोनों को एरो बस आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पास में आके मिल रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखिए कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया साइक्लोनिक कंडीशन में, और एंटी साइक्लोनिक में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा नॉर्दर्न में और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा साउदर्न में, ठीक है। तो आई थिंक याद रहेगा। थ्योरेटिकली यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, इसमें क्लॉकवाइज उसमें एंटी क्लॉकवाइज, बहुत ईजी है, बस 2 सर्कल बनाइए, ऐसे बनाइए, बीच से कट करिए, इसको इधर मिलाइए, इसको इधर मिलाइए, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, ठीक है। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट चलते हैं कि रेनफॉल कौन कौन से टाइप के से रेनफॉल क्रिएट होती हैं। तो फ्रंटल रेनफॉल अगर है तो आपको पता ही वार्म और कोल्ड एयर मास एक दूसरे से टकराए होंगे। साइक्लोन अभी मैंने बताया लो प्रेशर जोन, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर जोन। कन्वेक्टिव रेनफॉल कब होगी, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। और ओरोग्राफी कब होगी, जब कोई एलिवेटेड बैरियर आ रहा होगा सामने, जब एयर को वो एलिवेशन पे ले जा रहा है, राइट। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो आज के यही सारे पॉइंट थे। मैं ट्राई करूंगा कि कुछ और भी पॉइंट आपको दे पाऊँ डेली के डेली, और जीएस के भी पॉइंट कवर करा पाऊँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी हेल्प मिलनी चाहिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको अगर मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना है, मुझसे कोई सवाल पूछना है, या फिर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। नीचे दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक है। और अगर आपको ध्यान सर के टेलीग्राम लिंक से जुड़ना है तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलेंगे कल फिर से, ठीक है, ओके।